कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है ओके। और भारत सरकार के कुछ अधिकारी ना भारी सुरक्षा के बीच ट्रकों को एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब कोई सीक्रेट मिशन? बिल्कुल। और इन ट्रकों में कोई आम सामान नहीं है, इनमें भारत का सोना भरा हुआ है। ओह माय गॉड। हाँ यार, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असल में 1991 के भारत की सच्चाई थी। लिटरली देश का खजाना खाली था। राइट। सरकार को अपना सोना ना हवाई जहाज में लादकर विदेश में गिरवी रखने जाना पड़ रहा था। मतलब देश चलाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा बचा था। सिर्फ 2 हफ्ते? ये तो क्रेजी है ना? एक नया देश, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और एक सबसे बड़ा सवाल कि इस देश को आखिर चलाएगा कौन? हम 1947 से लेकर 2025 तक का सफर तय करेंगे। उनमें से कैसे कुछ लीडर्स ने इस देश को अपने विजन से बनाया और कुछ के फैसलों ने ना इसकी बुनियाद को हिला कर रख दिया। बिल्कुल। पर इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले ना मैं चाहता हूं कि हम एक ग्राउंड रूल सेट कर लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखो, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का ना कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। राइट। हमारा काम सिर्फ फैक्ट्स, कुछ दबे हुए सीक्रेट्स और उन ऐतिहासिक फैसलों को सामने रखना है जिन पर आज भी बहस होती है। एकदम सही। हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। हाँ। हम दोनों पहलू दिखाएंगे और अंतिम फैसला हमेशा की तरह सुनने वालों पर छोड़ देंगे। परफेक्ट। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल। आजाद भारत की नींव से शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू। ओके। अगर हम भारत को एक नए घर की तरह देखें ना, तो नेहरू ने इस घर की दीवारें बहुत मजबूत बनाई। मतलब इंस्टीट्यूशंस बनाकर? हाँ, जैसे IIT, IIM, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और सबसे बड़ी बात, एक लोकतंत्र का स्ट्रक्चर। राइट। ये सब उनके विजन का हिस्सा था। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उन्होंने इस मजबूत घर के दरवाजे पूरी तरह से खुले छोड़ दिए थे? देखो, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे 2 बड़े ऐतिहासिक ब्लंडर्स इस देश को बहुत भारी पड़े। 2 ब्लंडर? हाँ। पहला था 1947 का कश्मीर मुद्दा। अच्छा। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया ना, तो भारतीय सेना उन्हें पीछे धकेल रही थी। मतलब हम जीत रहे थे। बिल्कुल। लेकिन नेहरू अपनी आदर्शवादी सोच के चलते ना इस मामले को यूनाइटेड नेशंस ले गए। UN में? हाँ, और सीज फायर का ऐलान हो गया। सेना को वहीं रुकना पड़ा। ओह, आज भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सेना को रोका नहीं गया होता तो पूरा कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। माइंड ब्लोइंग। ये तो चलो कश्मीर का कैलकुलेशन हो गया, लेकिन 1962 में जो चीन के साथ हुआ उसे कैसे समझा जाए? वो तो एक अलग ही लेवल का धोखा था। I mean, उस समय तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था ना, कि हम पूरी तरह से अंधेरे में थे। एक तरह से हाँ। मतलब नेहरू का मानना था कि एशिया के देश जो हाल ही में आजाद हुए हैं वो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। बहुत बड़ी भूल। बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था ये। चीन ने इसी भरोसे का फायदा उठाया और 1962 में हमला कर दिया। और हमारी सेना तैयार नहीं थी। बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना के पास ना तो सही हथियार थे, ना ऊंचाई पर लड़ने वाले कपड़े। अरे बाप रे। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी यार, ये एक धोखा था। इतिहासकार मानते हैं कि 1964 में जब नेहरू की मृत्यु हुई ना, हाँ। तो वो सिर्फ हार्ट फेलियर नहीं था, चीन के धोखे ने ना उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। ब्रोकन स्पिरिट। वाओ। और इसी वैक्यूम से ना एक नई चीज की शुरुआत हुई, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। राइट। नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था, जिनके पास तब कोई खास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, वो तो था। लेकिन पार्टी ने किसी और को चुना, एक ऐसा लीडर जो बिल्कुल अलग था, लाल बहादुर शास्त्री। कोई विदेशी डिग्री नहीं, कोई राजनीतिक घराना नहीं, एकदम सादगी। शास्त्री जी ना सच में एक आम आदमी थे, जमीन से जुड़े हुए। राइट। लेकिन एक बात याद रखना, उनकी सादगी का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1965 में जब पाकिस्तान ने सोचा कि भारत 1962 की हार से कमजोर हो चुका है, हाँ, तो उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया। और यहीं पर शास्त्री जी ने वो फैसला लिया ना, जिसने सबको चौंका दिया। एग्जैक्टली। जय जवान जय किसान के नारे के साथ उन्होंने सेना को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मतलब सीधे लाहौर की तरफ। हाँ, भारतीय सेना लाहौर के करीब पहुंच गई थी, पाकिस्तान को पीछे हटना ही पड़ा। क्या बात है। लेकिन इस जीत के जश्न के तुरंत बाद जो हुआ, वो भारतीय इतिहास का ना एक बहुत बड़ा रहस्य है। ताशकंद का रहस्य। हाँ, 11 जनवरी 1966 शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद
शास्त्री जी की अचानक मौत हो जाती है। हम्म। ऑफिशियल कारण बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। पर क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? बिल्कुल नहीं। तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। जैसे? उनके शरीर पर नीले निशान थे जो जहर की तरफ इशारा करते थे। जहर? सीरियसली? हाँ, और सबसे अजीब बात, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी पब्लिकली रिलीज ही नहीं की गई। वेट, क्या? हाँ, उनके पर्सनल कुक को बहुत ही संदिग्ध तरीके से हटा दिया गया। यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी ने संसद में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। ओह माय गॉड! आज इतने दशक बीत जाने के बाद भी ना, ये सवाल जस का तस है। ये कोई एक्सीडेंट था या असैसिनेशन? यार, यहाँ कहानी सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। शास्त्री जी की इस अचानक मौत ने ना दिल्ली में एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। राइट। और इस वैक्यूम से निकल कर आई भारत की सबसे पावरफुल और सबसे विवादित नेता इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी कहा गया। हाँ, उनके फैसलों में ना एक जबरदस्त एग्रेशन था। 1971 का युद्ध इसका सबसे बड़ा सबूत है। एकदम। जब पाकिस्तान ने रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा किया तो उन्होंने सिर्फ डिफेंस नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो नक्शा ही बदल दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का निर्माण किया। और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। हाँ। आई मीन, निक्सन ने तो इंदिरा गांधी को पर्सनल लेवल पर गालियां तक दी, उन्हें विच कहा। पर इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अमेरिका के 7वें बेड़े की कोई परवाह नहीं की। दुनिया ने देखा कि भारत अब एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और फिर 1974 में पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट। सब कुछ एकदम पीक पे था, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है ना। मेरा सवाल यह है कि जब किसी एक इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है ना, तो क्या वो पावर तानाशाही में बदल सकती है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? कि सत्ता बचाने की जिद ना लोकतंत्र को कैसे कुचल सकती है। इमरजेंसी। हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। चुनाव में धांधली के आरोप में ना इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया गया। मतलब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। एग्जैक्टली। और इसी खतरे को टालने के लिए 25 जून 1975 की रात को बिना किसी वोटिंग के इमरजेंसी लगा दी गई। रातों रात पूरा सिस्टम बदल गया। ऑपोजिशन के सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। हाँ। प्रेस पर पूरी तरह सेंसरशिप लग गई। विरोध में अखबारों ने अपने पन्ने खाली छोड़ दिए। और वो संजय गांधी का जो प्रोग्राम था, हाँ, फोर्स स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी के प्रोग्राम चलाए गए। दिल्ली में स्लम डेमोलिशन ड्राइव हुई। बहुत डार्क चैप्टर था वो। और बाद में 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब में सिख मिलिटेंसी को रोकने के लिए ना स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेज दी गई, जिसका नतीजा बहुत भयानक था। कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा थीं और सिखों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई। और उसी का नतीजा था कि 31 अक्टूबर 1984 को उनकी अपनी ही बॉडीगार्ड्स के हाथों हत्या कर दी गई। आयरन लेडी का अंत। पर देखो, इस हत्या से देश में ना एक सिंपैथी वेव पैदा हुई, एक सहानुभूति की लहर। हाँ। जिसने 40 साल के एक पायलट को सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। राजीव गांधी। राइट। मेरी एक एनालॉजी है यहाँ पर। बताओ। जब आपको बिना मांगे रातों रात 404 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत मिल जाए, तो क्या वो एक वरदान है या एक टाइम बॉम्ब? अगर फैक्ट्स को देखें ना, तो ये एक बहुत खतरनाक टाइम बॉम्ब था। कैसे? 404 सीटों का मतलब है कि आपको रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, वो तो है। राजीव गांधी का विजन मॉडर्न जरूर था। भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव उन्होंने ही रखी। बिल्कुल। लेकिन राजनीति के मैदान में ना उनकी अनुभवहीनता साफ दिख रही थी। सबसे पहले तो 1984 के सिख दंगे। हाँ, दिल्ली की सड़कों पर 3000 से ज्यादा जाने गई। और उस वक्त राजीव गांधी का वो बयान, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। ये लाइन आज भी उनकी लेगेसी पर ना एक बहुत बड़ा दाग है। मिस्टर क्लीन की जो इमेज थी, वो भी तो 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स स्कैम ने धोकर रख दी थी। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर है। श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF को क्यों भेजा गया? ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। अच्छा। श्रीलंका में लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच ना सिविल वॉर चल रहा था। हाँ। भारत ने बिना किसी क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी के अपनी सेना वहां भेज दी। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि 1200 भारतीय सैनिक मारे गए। अरे बाप रे,
और अंततः 1991 में ना एक चुनाव प्रचार के दौरान एक सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की जान ले ली। और इसी के साथ हम लौटते हैं 1991 के उस दौर में जहां से हमने आज शुरुआत की थी। बैंक्रप्सी का दौर। एग्जैक्टली। सोना हवाई जहाज में लादा जा रहा था, राजनीतिक अस्थिरता, खाड़ी युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतें हाँ। और गिरते एक्सपोर्ट ने ना देश को एकदम कंगाली की कगार पर ला खड़ा कर दिया था। और इसी कंगाली के दौर में पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी सामने आई। राइट। भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने की अब कोई चॉइस नहीं थी यार, ये एक मजबूरी थी। बिल्कुल। और उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया। हाँ। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी फैक्ट्री में 100 साइकिलें बनती हैं और डिमांड 110 की है ना, ओके। तो मालिक अपनी मर्जी से 10 साइकिलें एक्स्ट्रा नहीं बना सकता था। सीरियसली? हाँ, उसे दिल्ली जाकर सरकारी बाबू से परमिशन लेनी पड़ती थी। ये था लाइसेंस राज। वाह। इसे खत्म किया गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की एंट्री हुई। इकोनॉमी के मोर्चे पे ना ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ। लेकिन राव सरकार के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन भी देखा। ध्रुवीकरण। हाँ, 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद का गिरना। राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे। एग्जैक्टली। उन पर आरोप है कि उन्हें सब कुछ पता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके पास थी, फिर भी कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने जानबूझ के कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। इसके बाद हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। बहुत डार्क टाइम था वो। और सिर्फ यही नहीं, अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए ना उनपे सांसदों को रिश्वत देने का आरोप भी लगा, जिसे जेएमएम ब्राइबरी केस कहा जाता है। बिल्कुल। देखो, करप्शन और दंगों से देश पूरी तरह उकता चुका था। हाँ, बदलाव चाहिए था। ऐसे में एक नया चेहरा सामने आया, एक कवि, एक बेहतरीन वक्ता और एक स्टेट्समैन। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी। राइट। लेकिन मेरा सवाल है, क्या एक जेंटलमैन राजनेता कठोर फैसले ले सकता है? वाजपेयी जी ने यही साबित किया ना। कैसे? 1998 में पोखरण 2 अमेरिकी सैटेलाइट्स की नजरों से बचकर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और अमेरिका ने तुरंत सैंक्शंस लगा दिए। कड़े आर्थिक सैंक्शंस। लेकिन वाजपेयी जी का जवाब दुनिया के लिए बहुत स्पष्ट था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम न्यूक्लियर पावर है, डील विद इट। लाइक वो स्वैग था उनका। बिल्कुल। उन्होंने लाहौर बस यात्रा के जरिए ना पाकिस्तान की तरफ शांति का हाथ भी बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में क्या दिया? कारगिल। एग्जैक्टली। 1999 में पाकिस्तानी सेना कारगिल की चोटियों पर बैठ गई। हाँ। यहाँ वाजपेयी जी ने एक बहुत ही साहसिक और संयमित फैसला लिया। सेना को खुली छूट दी, लेकिन एक शर्त रखी, भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पार नहीं करेगी। और इस फैसले ने दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाया। हाँ, और पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर अलग थलग कर दिया। लेकिन वाजपेयी जी की लेगेसी का भी ना एक डार्क चैप्टर है। 2002 के गुजरात दंगे। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने के बाद ना पूरे गुजरात में भयानक दंगे भड़क उठे थे। हाँ, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। राइट। वाजपेयी जी ने पब्लिक कैमरे के सामने ना उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वाजपेयी जी की पूरी लेगेसी इसी खामोशी के तराजू पर तौली जाती है। तो इसका असल मतलब क्या है? गठबंधनों के इस दौर ने हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री दिया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े, राइट। आरबीआई के पूर्व गवर्नर। लेकिन इतने पढ़े लिखे इंसान की सरकार को एक साइलेंट सरकार क्यों कहा गया? क्योंकि उनका कार्यकाल ना दो बहुत अलग हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब? पहले हिस्से में इकोनॉमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार था। भारत ने 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ देखी। वो तो था। नरेगा जैसी स्कीम आई जिसने गांवों के लोगों को गारंटीड रोजगार दिया। आरटीआई भी तो उसी टाइम आया था ना? बिल्कुल। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ। अमेरिका के साथ ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई। ये सब तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिर उनका दूसरा कार्यकाल आता है जिसे मीडिया ने नाम दिया स्कैम इंडिया। घोटालों की झड़ी लग गई थी यार। ऑक्शन करने की बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांट दिया गया। और कैग ने 1.76 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया था। फिर कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। लाइन लग गई थी लिटरली। लेकिन मनमोहन सिंह पर सीधे करप्शन का कोई चार्ज नहीं था ना? नहीं, उन पर सीधा चार्ज नहीं था। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि ये एक रिमोट कंट्रोल सरकार थी।
मतलब फैसले कोई और ले रहा था। आरोप लगा कि सारे फैसले असल में सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ले रही थी और प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के थे। और इसी पॉलिसी पैरालिसिस और खामोशी का नतीजा था कि 2014 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। एग्जैक्टली। और इस पॉलिसी पैरालिसिस के रिएक्शन में देश ने ना एक नया रास्ता चुना। एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार। हाँ, एक चाय वाले के बेटे पर भरोसा जताया, एक एग्रेसिव सरकार, नरेंद्र मोदी। राइट। लेकिन एक सवाल जो यहाँ उभर कर आता है, क्या बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी अपने साथ उतना ही बड़ा पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण लेकर आता है? इस पूरी डीप डाइव का ना ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। कैसे? अगर इस सरकार के रिकॉर्ड को हम एकदम न्यूट्रल तरीके से एनालाइज करें तो दोनों एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, पहले कामयाबियों की बात करते हैं। देखो, उज्ज्वला योजना से करोड़ों घरों में गैस सिलेंडर पहुंचे। जनधन योजना ने 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोलकर ना गरीब तबके को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ दिया। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया और यूपीआई सिस्टम आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। और वो राजनीतिक वादे जो दशकों से सिर्फ घोषणा पत्रों में होते थे, वो जमीन पर उतरे। जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना। हाँ, 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। और सोर्स मटेरियल में ना 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है। ओहो, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के अंदर जाकर की गई एक स्ट्राइक जिसने नेशनल सिक्योरिटी के नैरेटिव को नया आकार दे दिया। और भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब तो फैक्ट्स हैं, लेकिन फिर आती हैं कंट्रोवर्सीज। नोटबंदी 2016। रातों रात 8 बजे एक अनाउंसमेंट से देश की 86% करेंसी रद्द कर दी गई। तर्क था कि काला धन खत्म होगा। लेकिन रिजर्व बैंक के डेटा ने बताया कि 99.3% नोट वापस सिस्टम में आ गए। और इनफॉर्मल सेक्टर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA और NRC को लेकर देश भर में विरोध हुआ। दिल्ली में दंगे हुए जिनमें 53 लोगों की जान गई थी। हाँ, और 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर वो एक बहुत बड़ा डार्क स्पॉट है। ऑक्सीजन की भारी कमी थी यार। नदियां लाशों से भरी थीं, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी रैलियां चल रही थी। WHO ने तो अनुमान लगाया था कि भारत में 47 लाख लोगों की मौत हुई, जिसे सरकार ने नकार दिया। और इसके अलावा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 161वें नंबर पर खिसक गया है। और फिर वो 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हाँ, जिसमें अडानी ग्रुप पर फ्रॉड के आरोप लगे। चूंकि अडानी प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं, इसलिए क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा उठा। एग्जैक्टली। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां किसी बिजनेसमैन की सफलता उसकी काबिलियत पर नहीं बल्कि सरकार में बैठे उसके दोस्तों पर निर्भर करती है। तो अगर इस तस्वीर का पूरा विश्लेषण किया जाए ना, तो ये भारत के इतिहास के सबसे पोलराइजिंग प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। एक बड़ा वर्ग उन्हें देश का रक्षक मानता है तो दूसरा वर्ग लोकतंत्र के लिए खतरा। और बीच में कोई मिडिल ग्राउंड बचा है? कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। 1947 से लेकर 2025 तक का ये सफर, 14 प्रधानमंत्री, कुर्सी पर बैठे हर इंसान के ना हर एक फैसले ने इस देश की किस्मत को शेप किया है। तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? इतिहास गवाह है कि हर नए प्रधानमंत्री ने अपने पिछले प्रधानमंत्री की कमियों को दूर करने के लिए जो सिस्टम बनाया, हाँ, कुछ समय बाद उसी सिस्टम ने उनके लिए नई कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी। वाओ, मतलब नेहरू की आदर्शवादी सोच के बाद शास्त्री का जमीनी अप्रोच आया, राइट। इंदिरा के एग्रेशन के बाद राजीव का टेक्नोक्रेटिक दौर आया, और गठबंधनों की खामोशी को तोड़ने के लिए ना एक सख्त सरकार चुनी गई जिसने अपने ही ध्रुवीकरण को जन्म दिया। माइंड ब्लोइंग। असल में ना ताकत किसी भी राजनेता की सबसे बड़ी दोस्त होती है, लेकिन जब उस ताकत पर कोई लगाम नहीं होती तो एक समय के बाद वही ताकत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये एक ऐसा विचार है जो ना इतिहास को एकदम नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल करता है। तो भारत का सबसे पावरफुल पीएम कौन था? सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा ब्लंडर किसका था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी खत्म नहीं होंगे। सही बात है। क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं होता, वो हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को लगातार शेप कर रहा है। एग्जैक्टली। इसलिए इन फैक्ट्स को खंगालना और सवाल पूछना हमेशा जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई डीप डाइव के साथ।